हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक और फ़नी है। आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और इसकी स्टोरी भी काफ़ी मज़ेदार है। तो उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आएगी। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ड्रामा की शुरुआत होती है हमारी फीमेल लीड सूजी से। वो इस समय एक नॉवल की कहानी सुन रही होती है और कहानी में मेन लीड की विलन वाइफ अपने सौतेले बच्चों को परेशान कर रही होती है। उसने उन्हें खाना तक नहीं दिया होता है और अब वो दोनों चोरी से स्टीम बन खा रहे होते हैं। तो वह गुस्से में उन्हें ढूंढने लगती है। वो चीखते हुए कहती है, तुम दोनों कहाँ हो, आज मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी। और जैसे ही वो उन्हें देखती है मारने के लिए स्टिक उठाती है, लेकिन अचानक उसका पैर कुर्सी से टकरा जाता है। वह गिर पड़ती है, सिर पे चोट के कारण बेहोश हो जाती है। यहाँ सूजी बुरी तरह चिढ़ जाती है और बोल उठती है, ये कैसी घटिया कहानी है, कैसी औरत है ये। उसे गुस्सा आता है कि वो औरत अपने पति से बच्चे पालने के पैसे लेती है लेकिन उसे किसी बेकार आदमी पर खर्च करती है और ऊपर से बच्चों को यातना भी देती है। गुस्से में वो पंचिंग बैग पर मुक्का मारती है, लेकिन बैग पलट कर उसके सिर में लगता है और उसी झटके से उसकी मौत हो जाती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सूजी की आँख खुलती है और उसे पता चलता है कि वह उसी नॉवल की दुनिया में रिबॉर्न हो चुकी है और अब वह वही विलन वाइफ है जिसकी वह अभी अभी बुराई कर रही थी। उसके सामने दोनों बच्चे खड़े हैं। छोटा बच्चा डरते डरते कहता है, स्टेप मॉम प्लीज हमें मत मारिए, हम दोबारा खाना नहीं चुराएंगे। अभी बड़ा भाई आगे आकर कहता है और उसे अपने पीछे करते हुए, तो उसे माफी मत मांग, चाहे वह जितना चाहे मार ले। इनकी बातें सुनकर सूजी को पहली बार एहसास होता है कि सच में नॉवेल के अंदर आ चुकी है। अब उसे याद आता है कि असल कहानी में इस विलन वाइफ ने मेन लीड यानी मिस्टर फू को ड्रग देकर उससे शादी की थी, बच्चों को क्रूर तरीके से सजा दिया करती थी और सिर्फ 6 महीने बाद मिस्टर फू अमीर होकर उसे बहुत बुरी तरह से सजा देने वाला था। सूजी दंग रह जाती है और सोचती है, तो ये सब मेरे साथ होने वाला है। नहीं, अभी भी वक्त है, मैं अपनी किस्मत बदलूंगी, अभी भी 6 महीना है मेरे पास। वो दोनों बच्चियों की तरफ प्यार से देखती है और कहती है, हेलो तुम दोनों ठीक हो। लेकिन बड़ा बच्चा भड़क जाता है, ड्रामा मत करो, अगर मारना है तो सीधा मारो। उसी समय सूजी के फोन पर उसके पति मिस्टर फू की कॉल आती है। दोनों बच्चे फौरन घबरा जाते हैं और बड़ा बच्चा कहता है, हमें अभी डैडी के बताना होगा, वो हमें बचाएंगे। लेकिन सूजी तुरंत फोन उठा लेती है और मिस्टर फू से मीठे स्वर में बात करने लगती है। धीरे धीरे हमें पता चलता है कि मिस्टर फू भी रिबॉर्न हुआ है। असल जिंदगी में ये बच्चे उसके अपने नहीं है, उसने अपने परिवार के बच्चों को अडॉप्ट किया था। लेकिन पिछली जिंदगी में सूजी यानी विलन वाइफ ने इन बच्चों को बहुत तकलीफ दी थी। मिस्टर फू मन ही मन सोचता है, इस बार मैं पिछली जिंदगी की गलतियां दोहराने नहीं दूंगा। कॉल पर वह पूछता है, बच्चे कैसे हैं? सूजी थोड़ा झिझक कर जवाब देती है, अभी तो सो रहे हैं, उठेंगे तो उनसे बात करवा दूंगी। मिस्टर फू शांत आवाज में कहता है, ठीक है, मैंने ऐसे तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए हैं। मिस्टर फू कॉल पर कहता है, बच्चों का ध्यान रखना। और जैसे ही वह कॉल काटता है उसका असिस्टेंट उसे जानकारी देता है कि फैमिली के कई शेयर होल्डर्स को यह बात बर्दाश्त नहीं कि वह अपने परिवार का नाजायज बेटा है, इसलिए वे लोग उसके ग्रैंडपा को उसके खिलाफ भड़का सकते हैं। यह सुनकर मिस्टर फू दो जेट पेंडिंग निकालकर असिस्टेंट को देता है और कहता है, ये मेरे ग्रैंडपा को दे देना। मिस्टर फू ने इस बार ठान लिया था कि वह जल्द से जल्द सत्ता अपने हाथ में लेकर अपने बच्चों को वापस ले आएगा। उसने खुद को सिर्फ 3 दिन का समय दिया था और अपने अंदर ही अंदर उसने यह भी फैसला कर लिया था कि वह सूजी से बदला लेगा और जरूरत पड़ी तो उसे खत्म भी कर देगा। दूसरी तरफ घर में बच्चे सूजी से उसका फोन लेने की कोशिश कर रहे थे और सूजी का ध्यान कहीं और था क्योंकि वह अपने अकाउंट में आए ढेर सारे पैसे को देखकर बहुत खुश हो रही थी। वो हंसकर कहती है, ओह इतने सारे पैसे, तुम दोनों मुझे बोझ नहीं हो बल्कि मेरे लिए तो एक खजाना हो। अब से मैं तुम्हें अपने बच्चों की तरह रखूंगी। सूजी सोचती है, अच्छा हुआ इस नॉवेल वाली महिला का जो हीटर बॉयफ्रेंड है उससे भी मुझे पैसा निकालना पड़ेगा। ऐसे कैसे वो मजे करेगा। इसी बीच छोटे बच्चे बाव के पेट से तेज आवाज आती है। सूजी उसे देखकर मुस्कुराती है और कहती है, भूख लगी है ना, चलो मैं तुम दोनों को अच्छा खाना खिलाने ले जाती हूँ। बाव तुरंत मना करता है, हमें पता है तुम कोई चाल चल रही हो, हम नहीं आएंगे। लेकिन बाव पहली बार सूजी से इस तरह बात करते हुए सुनकर हैरान पर मुस्कुराता है और सूजी का हाथ पकड़ लेता है। बाव गुस्से में कहता है, तुम इतनी आसानी से इसके जाल में कैसे फंस गए। सूजी आंखें घुमाकर कहती है, इतना ड्रामा मत करो और चलो साथ में। आखिरकार साव भी आ जाता है और कहता है, मैं सिर्फ अपने भाई के लिए जा रहा हूँ ताकि तुम उसे कहीं बेच ना दो। सूजी बच्चों को लेकर एक दुकान पर जाती है और ढेर सारे फ्राइड फूड्स खरीदती है। बाव खुशी से खाने लगता है पर साव नाखुशी से कहता है, मैं यह नहीं खाऊंगा। सूजी चिकन लेग उठाती है और चिढ़ाती है, इतना स्वादिष्ट लेग पीस है और ये तुम्हारे डैडी के पैसों का है, तुम नहीं खाओगे तो मैं ही खा लेती हूँ। यह सुनकर साव लालच में आ जाता है और लेग पीस छीन लेता है। सूजी मन ही मन सोचती है, साव जरा जिद्दी है और दिखावे में बड़ा सामंती, लेकिन बाव बहुत प्यारा है, इसे संभालना आसान होगा। इसी दौरान बाव मन में सोच रहा होता है, मैंने इतना कुछ खाया पर इसने मुझे डांटा भी नहीं,
और मारा भी नहीं। शायद यह सच में बदल गई है। खाना खाकर सूजी कहती है, अब तुम्हारे लिए नए कपड़े खरीदते हैं, ये पुराने तो बिल्कुल बेकार हो गए हैं। साओ ताना मारता है, तुम एक्टिंग बहुत अच्छी करती हो, जारी रखो। तभी सूजी का वही चीटर बॉयफ्रेंड उधर से गुजरता है और उसे बच्चों के साथ मजे में देखकर दंग रह जाता है। सोचता है इतने पैसे इसके पास आए कहाँ से, जितने थे वो तो इसने मुझे दे दिए थे, लगता है इसके पति ने इसे और पैसे भेजे हैं। तभी उसके फोन पर एक कॉल आता है, उधर से कोई आदमी उससे जुआ घर में हार चुके पैसे मांग रहा होता है। वह जल्दी से बहाना बनाता है, थोड़ा और समय दे दो, पैसे मिल जाएंगे तो मैं दे दूंगा। और फिर वह सूजी के पास दौड़कर पहुंचता है। सूजी उसे देखकर सोचती है, ओह तो यही है उस लड़की का बेकार बॉयफ्रेंड, का टेस्ट वाकई घटिया था। सूजी सीधी कहती है, अच्छा हुआ तुम खुद आ गए, मैं तुम्हें ढूंढने ही वाली थी। वो सोचता है अब शायद सूजी उसे पैसे देने वाली है, हाथ आगे बढ़ाता है। यह देखकर साओ आग बबूला हो जाता है और चिल्लाता है, मेरे डैडी के पैसे इसे मत दो। पीटर लड़का गुस्से में बच्चों को डांटने लगता है और हाथ उठाने की ही वाला होता है कि सूजी उसका हाथ पकड़ लेती है और घुमा देती है। वह फिर चिल्लाते हुए कहता है, तुम कहती थी कि तुम मुझसे प्यार करती हो, ये क्या कर रही हो। सूजी जवाब देती है, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं, और जहाँ तक बात है पैसे की, जिस 10,000 की रकम मैंने दी थी वो मुझे वापस चाहिए। सिर्फ वही नहीं, तुम्हारे कपड़े, बेल्ट, जूते सब मेरे पैसों से खरीदे थे, अब सबका हिसाब लौटाओ। पीटर लड़का हक्का बक्का रह जाता है, क्या मैं कुछ वापस नहीं करने वाला। सूजी एकदम नाटकीय अंदाज में जाते जाते दरवाजे पर अपने हाथ पर चोट करती है और फिर सड़क पर रोते हुए चिल्लाती है, सब लोग देख लो, इस धोखेबाज ने मुझे लूट लिया, मेरे और मेरे बच्चों के पास खाने तक के पैसे नहीं बचे। पाओ और सौ भी तुरंत एक्टिंग में शामिल हो जाते हैं। लोग इकट्ठा हो जाते हैं और सब उस लड़के को गालियां देने लगते हैं। हमारे दोनों बच्चे कहने लगते हैं कि हमें तो पुलिस को कॉल करके बुला देना चाहिए। यह सुनकर जो डर जाता है कि अगर पुलिस ने उसे पकड़ लिया तो वह बड़ी मुसीबत में आ जाएगा। बचने के लिए वह सूजी के लिए दिए हुए 10,000 रुपए वापस करता है और भाग जाता है। फिर साओ और बाओ आपस में बात करने लगते हैं। बाओ कहता है, भाई तुम्हें नहीं लगता कि स्टेप मॉम अब सच में बदल चुकी हैं? उन्होंने हमें मारा भी नहीं और उस बैड मैन को भी डरा कर भगा दिया, लगता है अब वो अच्छी बन गई हैं। तो साओ कहता है, नहीं, इसमें जरूर कोई चाल होगी। इधर हम सूजी को देखते हैं जो उस चीटर से पैसे निकलवाने के बाद बहुत खुश है। दूसरी तरफ मिस्टर फू को दिखाया जाता है, उनका असिस्टेंट उन्हें बताते हैं कि उनके हिस्से के सभी शेयर मिल गए हैं, लेकिन उनके स्टेप ब्रदर्स के हिस्से में वह अभी तक कुछ नहीं कर पाया, इसलिए वो लोग अब भी उनके खिलाफ है। मिस्टर फू कहते हैं, उन्हें मैं बाद में संभाल लूंगा, अभी कार तैयार करो, मैं अपने बच्चों को लेने जा रहा हूँ। उसी वक्त मिस्टर फू सोचते हैं, मैंने तुम्हें सिर्फ 3 दिन और 3 दिए हैं, उसी में खुश रहो। घर में सूजी दोनों बच्चों के लिए खाना तैयार करती है और टेबल पर सर्व करती है। बाओ सूजी के हाथ की चोट देखकर कहता है, मॉम आपके हाथ में चोट। तो सूजी मुस्कुराकर कहती है, ये बस छोटी सी चोट है, और वह अपने हाथ पर कुछ पत्तियां लगाने लगा। बाओ पूछता है, ये क्या है? सूजी जवाब देती है, ये दवा है, इससे चोट जल्दी ठीक होती है। बाओ खुशी से कहता है, मॉम आप तो बहुत अमेजिंग हो। फिर सूजी खाना परोस कर साओ को देने लगती है। साओ प्लेट साइड कर देता है और गुस्से में कहता है, आप करना क्या चाहती हैं? जरूर कोई चाल चल रही होगी। सूजी शांत होकर कहती है, मैं समझती हूँ, अभी तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है, लेकिन एक दिन तुम खुद मुझ पर भरोसा करोगे। बाओ तुरंत बोल उठता है, भाई आप मॉम पर ट्रस्ट कर सकते हो, उन्होंने हमारे लिए इतना स्वादिष्ट खाना बनाया है और उस गुंडे को भी भगा दिया। सूजी खुश होकर बाओ के सिर पर हाथ फेरती है और कहती है, तुम कितने प्यारे बच्चे हो। बाओ मन ही मन सोचता है, मॉम अब मेरी इतनी तारीफ कर रही है, वह सच में बहुत बदल गई हैं। मुझे नई मॉम बहुत पसंद है। साओ कहता है, तुम ही ट्रस्ट करो, मैं तो इस औरत पर भरोसा नहीं करने वाला। यह बोलकर वह गुस्से में बाहर जाने लगता है। सूजी बाओ से कहती है, तुम खाना खाओ, मैं तुम्हारे भाई को लेकर आती हूँ। उसी वक्त मिस्टर फू घर आ जाते हैं। बाओ उन्हें देखकर खुशी से कहता है, डैडी आप वापस आ गए। मिस्टर फू टेबल पर भरा हुआ खाना देखते हैं, लेकिन बच्चों की कटोरियों में बहुत कम मांस होता है। यह देखकर वह गुस्से में भर जाते हैं और सोचते हैं, जरूर पिछली जिंदगी की तरह वह अकेले बैठकर खा रही होगी और बच्चों को छूने तक नहीं दिया होगा। मिस्टर फू पूछते हैं, तुम्हारा भाई कहाँ है? तो बाओ बताता, भाई तो गुस्सा होकर बाहर चले गए। दूसरी तरफ रास्ते में साओ को वही लोग पकड़ लेते हैं जिनका पैसा सूजी पर बकाया था। वह लोग धमकी देते हैं। तभी उन्हें देखकर साओ भागने की कोशिश करता है, लेकिन जो उसे पकड़ लेता है। बचने के लिए साओ उसके हाथ पर काट लेता है, जिस पर जो गुस्से में डंडा उठाकर उसे मारने जाता है। तभी सूजी दौड़ते हुए आती है और जोर से चीखती है, मेरे बच्चे पर हाथ मत उठाना। वह तुरंत साओ को अपनी बाहों में लेकर उसके जख्म की जांच कर। साओ हैरान रह जाता है, मैं तो इनके साथ कितना बुरा था, फिर भी ये मेरी परवाह कर रही हैं। सूजी कहती है, चलो घर में दवा लगाऊंगी। अभी गुंडे सूजी को रोककर कहते हैं, पहले 2 लाख का कर्ज चुकाओ। तभी अचानक वहाँ मिस्टर फू अपने बॉडीगार्ड्स के साथ आ जाते हैं
सब हैरान रह जाते हैं। सूजी कहती है मेरे ऊपर कोई कर्ज नहीं, वो इस धोखेबाज आदमी का है। गुंडे कहते हैं पूरा गांव जानता है कि तुम्हारा इस आदमी के साथ अफेयर है और तुम बच्चों के पैसे इसे देती हो, तो कर्ज तुम्हारा ही हुआ ना। मिस्टर फू गुस्से में कहते हैं इनकी बकवास मत सुनो, इन्हें गिरफ्तार करो। फिर वह सूजी की तरफ देख कर कहते हैं तुमने मुझे धोखा दिया और मेरे बच्चों को तकलीफ दी, अब इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। सूजी तुरंत कहती है नहीं मिस्टर फू, मैं बदल चुकी हूँ, तुम बच्चों से पूछ लो, सच वही बोलेंगे। लेकिन मिस्टर फू कहते हैं तुम जैसी औरत कभी नहीं बदल सकती। सूजी डर जाती है कि अब मिस्टर फू उसे सच में मार देंगे, लेकिन तभी बाव जल्दी से सूजी के सामने खड़ा हो जाता है और उसे बचाते हुए कहता है डैड प्लीज मॉम को मत मारिए, मुझे ये मॉम बहुत पसंद है। मिस्टर फू यह सुनकर पूरी तरह शॉक हो जाते हैं कि बाव सूजी की साइड ले रहा है। उसी पर सौ भी सूजी के पास आता है और कहता है डैड इस औरत ने आज मुझे बचाया है, इसीलिए प्लीज इन्हें छोड़ दीजिए। सूजी यह सुनकर बहुत खुश हो जाती है और सौ से कहती है तुम दोनों ने मेरी साइड ली, इसके लिए थैंक यू। सौ थोड़ा गंभीर होते हुए कहता है आपने मुझ पर एहसान किया था, मैंने बस उसे लौटाया है। मिस्टर फू अभी भी हैरान है कि इन दोनों बच्चे अचानक सूजी के इतने करीब कैसे हो गए। सूजी मन ही मन बहुत खुश होती है और सोचती है अब ये दोनों बच्चे मेरी ढाल बनेंगे और इसी वजह से मैं सेफ रहूंगी। वह जल्दी से कहती है मैं बच्चों को घर लेकर जा रही हूँ और वह बिना किसी देरी के उन्हें वहाँ से ले जाती है। मिस्टर फू अपने असिस्टेंट को ठंडे और सख्त आवाज में कहते हैं मुझे इस औरत के बारे में हर छोटी से छोटी जानकारी पता करके दो, चाहे वह कितनी भी मामूली क्यों न हो। जब मिस्टर फू घर पहुंचते हैं बच्चे उनके साथ बैठते हैं और सूजी दूर से उन्हें झांक कर देख रही होती है। फिर सूजी अकेले में बैठकर सोचा आखिर 6 महीने पहले कैसे आ गया, मैं इस कहानी में ठीक इसी समय पर ही क्यों आई। उसे याद आता है कि स्टोरी में इसी समय में असली स्टेप माँ को सजा मिलनी शुरू होती है। यह सोचकर वह घबरा जाती है अगर मिस्टर फू को पता लग गया कि मैं पहले इन बच्चों को तकलीफ देती थी, वह मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, वो मुझे मार देगा। डर और बेचैनी में वह कल्पना करती है उसके साथ क्या क्या हो सकता है और फिर वह फटाफट उठकर कहती है नहीं मैं यहाँ ऐसे बैठ नहीं सकती, मुझे जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकलना होगा, इससे पहले कि मिस्टर फू उसे मार दे। ऐसा सोचकर सूजी जल्दी जल्दी अपना सामान पैक करके वहाँ से निकलने लगती है। उधर मिस्टर फू बाव से पूछ रहे होते हैं तुम आज उसकी इतनी साइड क्यों ले रहे थे। बाव मासूम अंदाज में बोलता है क्योंकि वो अब बहुत अच्छी हो गई हैं, वो हमें मारती नहीं है बल्कि हमारे लिए टेस्टी टेस्टी खाना बनाती हैं। मिस्टर फू यह सुनकर सोच में पड़ जाते हैं। उन्हें याद आता है कि सूजी ने भी कहा था कि वो बदल चुकी है और वो इस बात का सबूत बच्चों से पूछ सकते हैं। वह मन ही मन सोचते हैं क्या वो सच में बदल गई है। तभी सौ बोल पड़ता है अरे तुम्हारी बातों में क्या रखा है, तुम तो बस थोड़ा अच्छा खाना देखते हो नरम पड़ जाते हो। मिस्टर फू गहरी सांस लेते हुए कहते हैं ठीक है तुम दोनों अपना सामान पैक कर लो, अब हम शहर में रहने जा रहे हैं। हालांकि उनके दिमाग में एक सवाल घूम रहा था वो अचानक इतनी कैसे बदल गई, लेकिन फिर वो फैसला करते हैं अगर बच्चे उसे पसंद करने लगे हैं तो मुझे भी उसे साथ लेकर जाना होगा। उसी समय मिस्टर फू देखते हैं कि सूजी लगेज लेकर चुपके चुपके भाग रही। उस सख्त आवाज में कहते हैं रुको कहाँ जा रही हो। सूजी डर के मारे वहीं रुक जाती है और घबरा कर बहाना बनाती है मैं बस थोड़ी ताजी हवा लेने जा रही। मिस्टर फू कहते हैं मैं सोच रहा था कि तुम्हें बच्चों के साथ शहर ले जाऊं, लेकिन लगता है तुम जाना ही नहीं चाहती। यह सुनते ही सूजी की आंखें एकदम फटी के फटी रह जाती है। मतलब आप मुझे यहाँ छोड़ने नहीं वाले थे। और तुरंत उनके पैर पकड़ने का नाटक करने लगती है। मुझे भी बच्चों के बिना रहना मुश्किल लगेगा, मैं तो खुद आपके साथ जाना चाहती थी। मिस्टर फू थोड़ा पीछे हट जाते हैं। तभी बॉब भागते हुए आता है और कहता है डैड आप मॉम को ऐसे जाने नहीं दे सकते, मैं मॉम के बिना नहीं रह पाऊंगा। मुझे उसे प्यार से सहला कर कहती है मेरे बिना तुम अच्छे से रहना और अपना ध्यान रखना। और जैसे ही वह मुड़कर जाने लगती है बॉब दौड़कर अपने छुपाए हुए सारे स्नैक्स उसके हाथ में रख देता है। ये ले लो मॉम और प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। कुछ सेकंड बाद सौ भी बोल देता है डैड हमें इस औरत को अपने साथ ले जाना चाहिए, ये उतनी भी बुरी नहीं है। अब तो दोनों बच्चे सूजी की साइड ले रहे थे इसलिए मिस्टर फू को मानना ही पड़ा और सूजी बच्चे सब खुशी से झूम उठते हैं। तभी मिस्टर फू का असिस्टेंट आता है और बताता है उन्हें बॉस आपने जिस बारे में पता लगाने को कहा था, पता चला कि 3 दिन पहले मैडम गिर गई थी और उनके सिर पर चोट आई थी, उसके बाद से ही वो पूरी तरह बदल गई हैं। मिस्टर फू की आंखों में हैरानी होती है। 3 दिन पहले ही तो वो भी रिबॉर्न हुआ था, क्या ये भी रिबॉर्न हुई है या कहीं इसे पता चल गया है कि मैं इन बच्चों का असली पिता नहीं हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं मिस्टर फू कार चला रहे होते हैं और सूजी उनके साथ चुपचाप बैठी होती है। सूजी मन मन में सोच रही होती है ये बच्चों को छोड़कर सिर्फ मुझे क्यों ले जा रहा है, कहीं मुझे मारने तो नहीं ले जा रहा। मिस्टर फू उससे सवाल पर सवाल पूछ रहे होते हैं और अंत में उसे अपने विला पर छोड़ देते हैं। सूजी कार से उतरते हुए राहत की सांस लेती है।
तो ये मुझे मारने नहीं बस यहाँ तक छोड़ने आया था। दूसरी ओर मिस्टर फू सोचते हैं अगर ये रिबाउंड नहीं हुई तो फिर ये अचानक इतनी बदल कैसे गई। मिस्टर फू अपने असिस्टेंट को ऑर्डर देते हैं कि सूजी पर नजर रखो और उसके बारे में हर छोटी जानकारी उसे देते रहो। जब सूजी यहाँ मिस्टर फू के घर आती है तो वह सोचकर हैरान रह जाती है कि यह कितना बड़ा और शाही घर है। वह पूरा घर देखकर दंग रह जाती है और मन ही मन सोचती है कि अब जाकर समझ आ रहा है कि इस कहानी वाली असली सूजी ने उसे नशे में धुत करके शादी करने की कोशिश क्यों की थी, क्योंकि मिस्टर फू बहुत अमीर है। सूजी खुद से कहती है जब यह इतना अमीर है तो मैं इसे छोड़कर क्यों जाऊं, ना बच्चों का दिल जीतने की कोशिश करूं। फिर जब असली फीमेल लीड आएगी क्या पता मिस्टर फू मुझसे खुश हो जाए कि मैंने उसके बच्चों का ध्यान रखा और मुझे ढेर सारे पैसे दे दे, तब मैं आराम से अपनी पूरी जिंदगी मजे में जी सकती हूँ। यही सोचकर वह खुश हो रही और अपने कमरे में सामान रखने चली जाती। कुछ देर बाद मिस्टर फू असिस्टेंट के साथ घर लौटता है। असिस्टेंट पूछता है सर आप तो मैडम को खत्म करना चाहते थे, फिर उन्हें घर क्यों ले आए। मिस्टर फू गंभीर होकर कहता है मुझे उस पर नजर रखनी होगी, पता नहीं वह अचानक इतनी बदल क्यों गई, क्या पता वह सिर्फ एक्टिंग कर रही हो और उसके पीछे कोई और हो जो उसे निर्देश दे रहा हो, हमें सच्चाई पता लगानी है। फिर वो कहता है और बच्चों की उम्र अब स्कूल जाने की हो गई हो, उनके एडमिशन का इंतजाम करो। रात में दोनों बच्चे अपने कमरे में खेल रहे होते हैं, तभी सूजी उनके लिए दूध लेकर आती है। सौ सख्त भरे अंदाज में देखता है तुम यहाँ क्या कर रही हो, कहीं तुमने दूध में जहर तो नहीं मिलाया, अगर ऐसा हुआ तो डैड तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। सूजी मुस्कुराती है और कहती है मुझे पता था तुम मुझ पर भरोसा नहीं करोगे। फिर वह थोड़ा दूध दूसरे गिलास में डालकर खुद पीती है और कहती है अब भरोसा हो गया। तब सौ दूध पी लेता है। कुछ देर बाद सूजी दोनों को सुलाने के लिए स्टोरी पढ़कर सुनाती है। सौ उसे चुपचाप देखता है और मन ही मन सोचता है यह सच में बदल गई है, अब हमें मारती नहीं बल्कि अच्छे से ट्रीट करती है। शायद अब मैं इस स्टेप मॉम पर भरोसा कर सकता हूँ, यह इतनी भी बुरी नहीं है। जब दोनों बच्चे सो जाते हैं तो सूजी उन्हें कंबल ओढ़ाकर कमरे से बाहर आती है। तभी अचानक उसने मिस्टर फू को सामने खड़े देखा और डरकर चिल्ला उठी ओह तुम भूत हो क्या, आधी रात को सोने की बजाय यहाँ क्या कर रहे हो। जैसे ही वह वहाँ से निकलने लगती है मिस्टर फू उसका हाथ पकड़ लेता है। अचानक संतुलन बिगड़ने से सूजी गिरने लगती है, लेकिन मिस्टर फू सही समय पर उसे संभाल लेता है। सूजी उसे देखती रह जाती है और मन ही मन कहती है वाह ये कितना हैंडसम है, तभी तो यह मेन लीड है। लेकिन क्योंकि वह गलती से मिस्टर फू की टांगों पर बैठ गई थी, मिस्टर फू तुरंत उसे डांट देते हैं और दूर हटने को कहते हैं। इसके बाद वह अपने असिस्टेंट को डॉक्टर बुलाने के लिए कहते हुए वहां से चला जाता है। सूजी डरते डरते सोचती है हे भगवान क्या मैंने इसके पैर तो नहीं तोड़ दिए, मुझे जाकर चेक करना पड़ेगा। जब डॉक्टर मिस्टर फू का चेकअप करता है तो देखता है और कहते हैं अब वह बिल्कुल ठीक नहीं हो सकते, उन्हें जिंदगी भर व्हील चेयर पर ही बैठना पड़ेगा। असिस्टेंट गुस्से में सूजी को लेकर कहता है मैडम आपने यह क्या किया, आप उनके ऊपर बैठ गई, क्या आपने जानबूझकर उन्हें चोट पहुंचाई है। सूजी एकदम गुस्से में कहती है तुम कैसी बातें कर रहे हो, यह मेरा पति है, मैं इसे क्यों चोट पहुंचाऊंगी। असिस्टेंट बोलता है अगर आपको नुकसान नहीं पहुंचाना था तो फिर आप उनके ऊपर कैसे गिर गई। डॉक्टर अहंकार से कहता है मैं शहर का नामी डॉक्टर हूँ, अगर मैंने कह दिया कि यंग मास्टर ठीक नहीं हो सकते तो इसका मतलब ठीक नहीं हो सकते, और तुम कह रही हो तुम इसका इलाज करोगी, तुम तो अभी बच्ची हो। सूजी बिना डरे जवाब देती है हाँ मैं ठीक कर सकती हूँ, मुझे बस 1 महीना का समय दो। मिस्टर फू आश्चर्य से उसे देखता है और कहता है तुम तो अनाथालय में पली बढ़ी हो ना, तुमने मेडिकल पढ़ाई भी नहीं की, तुम्हें यह सब कैसे पता। सूजी आत्मविश्वास से कहती है तुम बस एक बार ट्राई करके देखो। वह असिस्टेंट को बोलती है नीडल्स मंगवाओ, मैं अभी ट्रीटमेंट शुरू कर देख के दिखाऊंगी कि तुम्हारे पैर ठीक हो सकते हैं। डॉक्टर तो हंसकर कहता है अगर तुम यंग मास्टर को और खराब कर दोगी तो। तभी बाओ दौड़ कर आता है और गर्व से कहता है मॉम सबसे अच्छी अमेजिंग है, मुझे पूरा यकीन है कि वह डैड को ठीक कर सकती हैं। डॉक्टर कहता है यह कोई छोटा मोटा ट्रीटमेंट नहीं है, यह आपके पिता मिस्टर फू के पैरों का मामला है, इन्हें इतनी आसानी से ठीक नहीं किया जा सकता। सूजी शांत लेकिन आत्मविश्वास से कहती है ठीक है तो एक शर्त रखते हैं, अगर मैंने मिस्टर फू को ठीक कर दिया तो आप इस डॉक्टर को निकाल देंगे और मुझे अपनी पर्सनल डॉक्टर बनाएंगे। मिस्टर फू उसकी आंखों में देखते हुए कहता है ठीक है मैं मानता हूँ। सूजी बिना हिचकिचाए निडल लेकर उसका ट्रीटमेंट शुरू करती है। जैसे ही निडल सही पॉइंट पर लगती है मिस्टर फू अचानक अपने पैरों में हल्की हरकत महसूस करता है। वह अविश्वास में पूछता है मैं यह सब महसूस कर सकता हूँ। डॉक्टर जो कुछ पल पहले आत्मविश्वास में था अब पूरी तरह चौंक चुका होता है।
सूजी मुस्कुराते हुए कहती है, मैंने कहा था ना ठीक कर सकती हूँ मैं आपको। मिस्टर फू वादा निभाते हुए उस डॉक्टर को तुरंत फायर कर देता है। फिर सूजी असिस्टेंट से कहती है, बॉ को कमरे में ले जाओ। जब वह और मिस्टर फू अकेले रह जाते हैं, सूजी एक और शर्त रखती है, अगर मैंने सच में तुम्हारे पैर ठीक कर दिए तो बदले में तुम मेरे अतीत की सारी गलतियों को माफ कर दोगे और उसे भूल जाओगे और मुझे मेरी मर्जी से कहीं भी जाने दोगे। मिस्टर फू कुछ पल सोचकर कहता है, ठीक है, यह शर्त मुझे मंजूर है। सूजी खुशी से मुस्कुराती है, तो फिर अब से हर दिन मैं तुम्हारा ट्रीटमेंट करूंगी, अभी मैं सोने जा रही हूँ। इतना कहकर वह तेजी से कमरे से निकल जाती है और मिस्टर फू उसे जाते हुए देखकर सोच में डूब जाते हैं। यह सच में बदल गई है या फिर सब एक खेल है। अगली सुबह सूजी बच्चों को नाश्ते के लिए बुलाती है। बाओ हंसते हुए कहता, मॉम आप बहुत अच्छी हैं। खाते खाते सूजी पूछ बैठती है, तुम्हारी असली माँ कैसी थी? सौ धीमी आवाज में कहता है, हम उन्हें कभी ठीक से मिले ही नहीं। दादाजी उन्हें हमसे मिलाने नहीं देते थे और फिर एक दिन उनकी कार दुर्घटना में मौत हो गई। यह सुनकर सूजी का दिल भर आता है। वह दोनों के सिर पर हाथ फेरकर कहती है, अब मैं हूँ ना और इस बार कोई तुम्हें मुझसे दूर नहीं करेगा। बॉब गले लग जाता है जबकि सौ शर्माते हुए कहता है, मैं बच्चा नहीं हूँ, मुझे किस नहीं चाहिए। सूजी हंस देती है। मिस्टर फू यह सब देखता है। वह चुपचाप देख रहा होता है और मन में सोचता है, यह वही सूजी है या कोई और जो कभी बस धन और स्टेटस के लिए मेरे पीछे पड़ी थी। सूजी उसकी तरफ अपनी प्लेट लेकर आती है। हस्बैंड, यह नाश्ता मैंने बनाया, चक्कर बताओ। मिस्टर फू खाकर हैरान रह जाता है। स्वाद बहुत अच्छा है। सूजी कहती है, बिल्कुल, मेरी कुकिंग स्किल टॉप क्लास की है। मिस्टर फू गंभीर होकर कहता है, तुम्हें मेडिकल स्किल्स भी आती है, कुकिंग भी आती है, यहाँ तक कि कल तुमने कुंग-फू भी दिखाया था। तुम्हारे अंदर सिर्फ चेहरा पुरानी सूजी जैसा है, बाकी सब अलग है। आखिर तुम हो कौन? सूजी तुरंत बहाना बनाती है, ऐसी बातें मत करो हस्बैंड, मैं वही हूँ, तुम्हारी पत्नी। गांव में इतने समय रही, बच्चों के लिए खाना तो सीखना ही पड़ा और मेडिकल वो मेरे मास्टर ने सिखाया है मुझे। मिस्टर फू उसे ध्यान से देखकर कहता, आज रात हमें एक डिनर पार्टी में जाना है, यह कार्ड लो और अपने लिए कुछ अच्छा सा कपड़ा खरीद लो। सूजी कहती है, ओह चिंता मत करो, मैं तुम्हें शर्मिंदा नहीं करूंगी, और हाँ, क्यों ना बच्चे भी साथ चले, वरना वो अकेले बोर हो जाएगी। मिस्टर फू उसे देखकर सोचता है, तुम सिर्फ दिखावा कर रही हो या सचमुच बदल गई हो? डिनर पार्टी में सूजी बच्चों के साथ बैठी होती है, केक खिला रही होती है। तभी सौ बताता है, यह पार्टी सेन फैमिली ने रखी है। सूजी चौंक जाती है। उसे याद आता है कि कहानी की असली हीरोइन भी सेन ही थी। तभी सेन फैमिली की बेटी भीतर प्रवेश करती है। सूजी उसे देखकर सोचती है, वही असली फीमेल लीड है। बहुत खूबसूरत और खूबसूरती से भरी हुई कपड़े भी पहने हुए थे उसने। मिस्टर फू के स्टेप ब्रदर लीन उससे बात करने आता है। दोनों साथ खड़े बिल्कुल कहानी वाली जोड़ी जैसे लगते हैं। सूजी मन में कहती है, लगता है अब कहानी अपने असली ट्रैक पर जा रही है और मेरा समय खत्म होने वाला है। तभी मिस्टर फू का दूसरा स्टेप ब्रदर चेन उसके पास आता है। तुम मेरे इंतजार में थी ना? सूजी तुरंत जवाब देती है, नहीं, मैं सिर्फ अपने पति का इंतजार कर रही हूँ। लेकिन यह सुनते ही आसपास खड़ी लड़कियां फुसफुसाने लगती है। सुना है इसका मिस्टर फू के स्टेप ब्रदर के साथ अफेयर था और किसी जुआरी के साथ भी। बेचारे मिस्टर फू, वह इसे बच्चों को भी परेशान करती है। इसी दौरान मिस्टर फू सब सुनकर उसकी ओर बढ़ रहा होता है। पता नहीं मिस्टर फू ऐसी लड़की को कैसे झेल रहे हैं। तभी वहाँ मिस्टर फू पहुँच जाते हैं और सूजी का साथ देते हैं। उनका स्टेप ब्रदर वहाँ से हटकर चला जाता है। फिर फू सबके सामने सूजी का हाथ पकड़कर कहने लगते हैं कि अब वो उनकी वाइफ है, इसलिए आगे से कोई उसके बारे में गलत बातें नहीं करेगा, वरना उससे बुरा कोई नहीं होगा। यह सुनकर बाओ भी सूजी की तरफ से बोल उठता है, हाँ, मेरी मॉम बहुत अच्छी है, इसलिए इनके बारे में गलत मत बोलो। सेन फैमिली की बेटी लिन भी कहती है, मुझे मिस्टर फू की वाइफ पर भरोसा है, वो वैसी नहीं है जैसे तुम लोग कह रहे हो। फिर लिन सौ को देखकर पूछती है, इतने निशान कैसे आए? क्या किसी ने तुम्हें मारा है? चलो मैं तुम्हारा इलाज करवा देती हूँ। उसकी बात सुनकर सूजी सोचती है, ये फीमेल लीड बातें ऐसे क्यों कर रही है? लोग लिन की तारीफ करने लगते हैं कि वो कितनी दयालु है और बच्चों की फिक्र कर रही है। सभी कहते हैं सच में जो भी मिस लिन से शादी करेगा वो बहुत लकी होगा। तभी सौ कह देता है, आंटी, हम आपको ज्यादा जानते नहीं, इसलिए आपको मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी ये चोट मैंने खुद लगाई है और इसका इलाज भी मैं खुद करवा सकता हूँ, आपको बीच में आने की जरूरत नहीं। लिन को बात बुरी लगती है और वह बस धीमे से कहती है, सॉरी, मुझे बीच में नहीं बोलना चाहिए था। फिर वो मिस्टर फू से कहती है, मैं ऊपर आपका इंतजार करूंगी, और वह चली जाती है। तभी सूजी मुस्कुराकर फू से कहती है, अब जब आपको मुझ पर भरोसा है तो मेरी तरफ से केक खाइए। फू कहते हैं, ज्यादा मत सोचो, लेकिन सूजी उससे पहले ही उनके मुंह में केक डाल देती है और फिर उनके होठ साफ करने लगती है। फू बस उसे देखते रह जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिन मिस्टर फू के स्टेप ब्रदर जियांग से कह रही होती है, वो औरत पहले भी मुझे पसंद थी और अब उसका बेटा भी मेरे सामने ऐसे बातें कर रहा है, पसंद नहीं थी,
जियांग कहता है, मिस लिन, तुम्हें मिस्टर फू के करीब लाना था और मैंने उसमें तुम्हारी मदद की है। अब अपनी वादा पूरा करो और मुझे प्रोजेक्ट दो। लिन चिढ़कर बोलती है, तुमने कोई मदद नहीं की, तुम्हें मेरे बारे में अच्छी बातें करनी थी लेकिन तुमने कुछ भी नहीं कहा। जियांग जवाब देता है, बच्चों के सामने तुमने खुद सब गड़बड़ कर दी, अब दोष मुझे मत दो, अगर तुम पीछे हटोगी तो अच्छा नहीं होगा। लिन सोचती है, ये मुझे धमका रहा है, मिस्टर फू मेरे करीब आ जाएं, उसके बाद मैं इसे देख लूंगी। फिर वह बोलती है, पहले मेरी मदद करो, फू को सूजी से नफरत करवाओ, फिर तुम्हें प्रोजेक्ट मिल जाएगा। जियांग मुस्कुराता है, ये तो बहुत आसान है, वैसे भी सूजी का चैन के साथ अफेयर है, बस मुझे थोड़ी आग में तेल डालने की जरूरत है। उधर फू और सूजी एक दूसरे को चुपचाप देखते रहते हैं। तभी साओ पूछता है, आप लोग क्या कर रहे हो? दोनों झट से अलग हो जाते हैं। फू कहते हैं, मैं प्रोजेक्ट की बात करने जा रहा हूँ, तुम लोग यहाँ खेलो। वो चले जाते हैं। सूजी साओ से पूछती है, तुम्हें कैसे पता कि लिन अच्छी इंसान नहीं है? साओ कहता है, मैं पहले ही समझ गया था और तुमने मुझे डिफेंड भी किया, इसलिए शुक्रिया। फिर वह बोलता है, लेकिन ध्यान रखना, अगर तुमने यहाँ अपनी जगह नहीं बनाई तो तुम्हारी ये स्टेप मॉम वाली पोजीशन चली जाएगी। सूजी मन में सोचती है, मैं चाहे जो कर लूं, मेन लीड और फीमेल लीड तो आखिर एक दूसरे के साथ ही होंगे। बाओ सूजी के पास आकर कहता है, मम्मी मुझे आप बहुत पसंद हो, प्लीज हमें छोड़कर मत जाना। सूजी कहती है, फिक्र मत करो, मैं कहीं नहीं जा रही। इतने में वेट्रेस आती है और कहती है, फू ने आपको बुलाया है। सूजी हैरान होकर सोचती है, अभी तो वो यहाँ से गए थे, अब उन्हें क्या चाहिए? वो वेट्रेस के साथ चली जाती है। कमरे के पास पहुंचते ही वेट्रेस बोलती है, वो अंदर है। सूजी को बात अजीब लगती है, पर जैसे ही वो अंदर जाती है वेट्रेस उसे धक्का देकर दरवाजे को बंद कर देती है। सूजी दरवाजा खोलने की कोशिश करती है लेकिन लॉक हो चुका होता है। वो अचानक उसे महसूस होता है कि कमरे में कुछ ऐसा है जिससे उसका दिमाग और शरीर नियंत्रण खोने लगता है, यानी ड्रग का इफेक्ट शुरू हो चुका है। और तभी पर्दे के पीछे से चैन बाहर आता है। चैन सूजी की तरफ डरावनी मुस्कान के साथ बढ़ता है और कहता है, क्या हुआ सूजी, भाग क्यों रही हो? पहले तो तुम मुझे देखकर बहुत खुश होती थी। सूजी उसकी तरफ उखड़ी हुई सांसों के साथ देखती है और उसके दिमाग में एक ही बात घूम रही होती है, अगर मैंने यहाँ प्रतिक्रिया में गलती की तो कहानी का पूरा ट्रैक बदल जाएगा। चैन उसके हाथ पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन तभी दरवाजा जोर से खुलता है। दरवाजे पर फू खड़े होते हैं, ठंडे चेहरे और आग की तरह गुस्से वाली आंखों के साथ। उनकी नजर फर्श पर गिरती सूजी पर जाती है जो खुद को संभालने की कोशिश कर रही होती है, और फिर चैन पर। वातावरण इतना भारी हो जाता है कि कोई सांस भी नहीं ले सकता। चैन डरते हुए बोलता है, फू आपने गलत समझा है, ये सब बस एक इत्तेफाक है। लेकिन फू की आवाज लोहे जैसी सख्त होती है, एक और शब्द मत बोलो। उनकी आवाज इतनी तेज होती है कि चैन कांप जाता है। यह जानबूझकर किया गया था, मैं बाहर निकल नहीं पा रही थी। फू की आंखों में गुस्सा और तेज हो जाता है। उन्हें अब साफ साफ समझ आ चुका था कि यह एक प्लान था। वो अपने असिस्टेंट की तरफ देखते हैं और आदेश देते हैं, इस कमरे को सील कर दो और चैन को तब तक बाहर मत जाने देना जब तक सबूत नहीं मिल जाता। साओ और बाओ उतावले होकर पूछते हैं, मॉम आप ठीक है ना, किसी ने आपको चोट तो नहीं पहुंचाई? सूजी मुस्कुराकर बच्चों को आश्वासन देती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस थोड़ी सी थकान है। फू साइलेंट होते हैं लेकिन उनकी आंखें बार बार सूजी को देख रही होती है। कुछ देर बाद वे बोलते हैं, सूजी तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि तुम चैन को जानती हो? सूजी बोलती है, क्योंकि मैं तुम्हें और परेशान नहीं करना चाहती थी और मैं नहीं चाहती थी कि तुम मुझे गलत समझो। तुम मेरी पत्नी हो, अगली बार कुछ भी हो तो मुझे जरूर बताना। सूजी उसे देखकर मुस्कुराती है और कहती है, ठीक है फू, अब से मैं कुछ भी नहीं छुपाऊंगी। फू के तरफ देखकर हिचकिचाते हुए पूछती है, क्या तुम नाराज हो? फू उसके सामने आते हैं और धीमी आवाज में कहते हैं, नाराज नहीं, लेकिन अब से तुम्हारी सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है। सूजी उसे देखकर हल्का सा शर्मा जाती है, फिर कहती है, तो क्या इसका मतलब है कि अब तुम मुझ पर भरोसा करते हो? फू थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहते हैं, अब मुझे तुम पर शक करने की जरूरत नहीं। सूजी खुशी से चमक उठती है, फिर वो थोड़ा मजाकिया अंदाज में कहती है, तो क्या मुझे इस अच्छी खबर के लिए कोई इनाम मिलेगा? फू हंसते हुए कहते हैं, तुम्हें इनाम चाहिए तो ठीक है। और फिर वो उसे काला कार्ड थमाते हैं, ये मेरा ब्लैक लिमिट कार्ड है, जितना चाहो इस्तेमाल करो। वो खुश होकर फू के गाल पर छोटी सी कीस देती है और कहती है, थैंक यू हस्बैंड, अब तुमसे अच्छा कोई नहीं। फू चौंक जाते हैं, पर सूजी तो उछलती कूदती दवाई लेने चली जाती है। मिस्टर फू बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और जैसे ही उसका असिस्टेंट आता है तो वो उसे कह देता है कि अब से उसे सूजी पर नजर रखने की कोई जरूरत नहीं है। फू अब सोच रहा होता है कि वो सूजी पर भरोसा कर सकता है। फिर सूजी अब साओ और बाओ को स्टोरी सुनाकर सुला रही होती है। तभी साओ पूछता है, क्या आप हमारे डैड को डिवोर्स देना चाहती हैं? तो बाओ कहने लगता है, मम्मी आप डिवोर्स नहीं ले सकती, आप हमें छोड़कर कहीं मत जाना। सूजी थोड़ी हैरान होकर पूछती है, तुम लोगों ने ये कहाँ से सुन लिया है कि मैं उन्हें डिवोर्स दे रही हूँ? तभी साओ कहता है, अगर डिवोर्स नहीं होगा तो आप हमारे डैड से दूर क्यों रहती हो?
क्या आपको वो पसंद नहीं है? सूजी हल्की मुस्कान के साथ कहती है, तुम्हारे डैड इतने हैंडसम है, मैं जाहिर सी बात है कि उन्हें पसंद करती हूँ। सौ फिर परेशान होकर कहता है, तो अगर आप आगे बढ़कर कदम नहीं उठाओगी तो वो बुरी औरत हमारे डैड को चुरा लेगी आपसे, आपको डर नहीं लगता? सूजी कहती है, जब एंडिंग पहले से फाइनल है तो मैं एक्स्ट्रा मेहनत क्यों करूं? साओ तुरंत जवाब देता है, पर डैड तो हमेशा कहते हैं कि एंडिंग हमारी कोशिशों से तय होती है, किस्मत से नहीं। सूजी हंसकर कहती है, अच्छा ठीक है, मैं कल कुछ जरूर करूंगी, अभी स्टोरी सुनो। लेकिन साओ कहता है, नहीं, आपको अभी कुछ करना होगा। और वो सूजी का हाथ पकड़कर उसे मिस्टर फू के रूम तक धक्का दे देते हैं और बाहर से दरवाजा लॉक कर देता है। अब अंदर सूजी और मिस्टर फू एक दूसरे को देखकर रुक जाते हैं। सौ बाहर से तकिया भी दे देता है और कहता है, अब आप दोनों आराम से बात करो। फू पूछता है, ये सब क्या था? सूजी थोड़ा शर्माते हुए कहती है, मैं तुम्हें बस लेग मसाज देने आई थी। इसी दौरान सौ दरवाजा चाबी से लॉक करके चला जाता है। सूजी फू को मसाज देते हुए बताती है, अब तुम पूरी तरह ठीक हो रहे हो, बस कुछ दिन की बात है। फू उसकी बात मानते हुए चलने की कोशिश करता है और वो सच में थोड़ा थोड़ा चल पाता है, लेकिन अचानक उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और दोनों बेड पर गिर जाते हैं और उनकी एक्सीडेंटल आई कांटेक्ट हो जाती है और दोनों शॉक में रह जाते हैं। सूजी तुरंत दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन सौ ने लॉक किया हुआ होता है। फू कहता है, लगता है तुम्हें आज रात यहीं रहना पड़ेगा, हम बेड शेयर कर लेंगे। सूजी शर्माते हुए कहती है, ठीक है और थैंक यू फॉर हेल्प। रात वो सो जाती है और फू उसे शांति से सोते हुए देखकर सोचता है, उसका मेरे पास होना अब बुरा नहीं लगता, बल्कि अच्छा लगता है। अगली सुबह सूजी बच्चों को बुलाकर पूछती है, चलो बताओ कल रात जो हुआ वो किसका प्लान था? दोनों घबरा जाते हैं और बाओ बोलता है, मम्मी प्लीज माफ कर दो, हमने बस ये इसलिए किया ताकि आप हमें छोड़कर ना जाओ। सूजी मुस्कुराकर कहती है, डर मत, मैं कहीं नहीं जा रही। लेकिन वो मन में सोचती है, लेकिन जाने से पहले मैं इनके लिए कुछ अरेंजमेंट करना चाहती हूँ। वो बच्चों से पूछती है कि उन्हें किस एक्टिविटी में इंटरेस्ट है। दूसरी तरफ लिन सोच रही होती है, मिस्टर फू को पाने के लिए मुझे पहले बच्चों का दिल जीतना होगा, और वो फिर से जंग को कॉल करती है। इधर मिस्टर फू अब काफी ठीक होकर चलने लगता है और उसका असिस्टेंट कहता है, मैडम ने सच में आपको ठीक किया है। फू हल्का मुस्कुराकर कहता है, हाँ वही वजह है कि मैं ठीक हो पाया हूँ। उसी समय लिन घर आती है और सूजी से कहती है, तुमने बच्चों के लिए फ्राइड चीज बनाई है, ये उनके लिए हेल्दी नहीं है। सूजी पूछती है, तुम्हें मुझसे कोई समस्या है? लिन ताने से कहती है, तुम एक अनाथ हो और मैं एक प्रतिष्ठित फैमिली की बेटी, और तुमने मेरा आदमी मुझसे छीना है। सूजी उसे देखती है और बोलती है, तुम्हें इतना तो मैनर्स होना चाहिए कि बिना बुलाए किसी के घर नहीं जाते, और अगर आई ही हो तो मुझे मिस्टर फू की पत्नी कहकर बात करो। बच्चे खाना खाने बैठते हैं और लिन अपना लाया हुआ ब्रेकफास्ट देती है, लेकिन वो साफ मना कर देते हैं, हम सिर्फ मम्मी का बनाया खाना खाएंगे। बाद में स्कूल जाते समय बच्चे ड्राइवर को रोक कर कहते हैं, ये बात मम्मी पापा को मत बताना, हमें कुछ इम्पोर्टेंट काम है। असल में आज सूजी का बर्थडे होता है और वो सरप्राइज के लिए केक लेने जा रहे थे, पर तभी गुंडे उन्हें किडनैप कर लेते हैं। उधर सूजी फू के रूम के बाहर उनकी और लिन की बातें सुनने की कोशिश कर रही होती है और मिस्टर फू अंदर से उसे आवाज देता है, अंदर आ जाओ। सूजी सोचती है, अरे ये तो गुस्सा भी नहीं हुआ। वो अंदर आकर बस खड़ी रहती है और कहती है, तुम लोग बात करो, मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगी। लिन झुंझला कर कहती है, हम कंपनी की बातें कर रहे हैं, ये कैसे सुन सकती है? मिस्टर फू यह चीज क्लियर करता है कि यह मेरी वाइफ है और मेरे सारे एसेट चीजें आखिरकार इसी की है, तो तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, तुम बोल सकती हो। इतने में असिस्टेंट आता है और बताता है कि एक प्रॉब्लम आ गई है। हमें पता चलता है कि साओ और बाओ दोनों को चेन के गुंडों ने पकड़ लिया है। साओ उन्हें डराकर कह रहा होता है, अगर तुमने हमारे साथ कुछ भी करने की कोशिश की तो हमारे डैड तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तभी सूजी और फू वहां पहुंच जाते हैं और यह सब लीन के प्लान के तहत होता है। उसने यह सब जियांग से बोलकर करवाई होती है और जियांग ने चैन को प्रोवोक किया होता है। चैन अब मिस्टर फू से बदला लेने के लिए बच्चों को पकड़ चुका होता है। लिन कहती है, तुम बच्चों को छोड़ दो और मुझे अपने पास होस्टेज रख लो। पर तभी चैन सोचता है, तुम्हें मिस्टर फू से नफरत है ना, तो क्यों ना उसे पकड़ूं, वैसे भी यह डिसेबल है और कुछ कर नहीं पाएगा। लिन चिल्लाती है, सूजी तुम कितनी खराब हो, और फू से कहती है, मैं इसकी तरह नहीं हूँ, मुझे बच्चों की और तुम्हारी भी फिक्र है, मैं तो चली जाऊंगी। फू कहता है, अगर तुम्हें मुझसे प्रॉब्लम है तो तुम मुझे हॉस्टेज ले लो और बच्चों को छोड़ दो। चेन बच्चों के बदले मान जाता है और मिस्टर फू को अपने पास बुलाता है। सूजी मिस्टर फू को इशारा करती है। फू व्हील चेयर से खड़ा होकर चेन से लड़ाई करता है और सूजी भी साथ में गुंडों को मारती है। सभी को हरा कर चेन शॉक में रह जाता है और लिन भी हैरान होती है कि मिस्टर फू खड़ा हो सकता है। चेन गुस्से में चाकू उठाकर बच्चों को मारने जाता है, पर सूजी जल्दी से सामने आकर चाकू रोक देती है और बच्चों को बचाती है। फू तुरंत गार्ड्स को आदेश देता है
कि चैन और उसके गुंडों को पकड़वा ले। फिर फू सूजी को उठाकर घर ले जाता है और चोट पर मेडिसिन और बैंडेज करता है। बच्चे भी सूजी की बहुत केयर कर रहे होते हैं। फू सोचता है चोट इसे लगी है और मुझे इतना दर्द क्यों हो रहा है, कहीं मैं इसे लाइक करने तो नहीं लगा। सूजी कहती है फिक्र मत करो, मैं ठीक हूँ, बच्चों को कुछ नहीं हुआ ना। फू गुस्से में साओ और बॉ से चिल्लाता है, तुम लोगों में इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई, अकेले कहाँ चले गए थे। दोनों सॉरी बोलते हैं और बॉ बताता है असल में भाई ने कहा कि मम्मी का बर्थडे पर सरप्राइज देना है, इसीलिए केक लेने गए थे। साओ कहता है तुमने तो मेरी पोल खोल दी। सूजी कहती है केक की क्या जरूरत थी, तुमने मेरे लिए सोचा, इससे अच्छा क्या हो सकता है। मिस्टर फू कहता है फिक्र मत करो, मैं केक लाऊंगा और तुम्हारा बर्थडे साथ में सेलिब्रेट करेंगे। साओ और बॉ बहुत खुश होते हैं। चेन और जियांग मिस्टर फू का वीडियो देखकर शॉक हो जाते हैं कि मिस्टर फू अब पूरी तरह ठीक हो चुका है। लिन पहुंचती है और चिल्लाती है तुमने ये सब तैयारी की थी, सारा प्लान मेरा खराब हो गया, सारी लाइमलाइट वो सूजी ले गई। जियांग कहता है मैं क्या कर सकता हूँ, तुमने खुद कुछ नहीं किया। लिन पूछती है इस चेन को प्लान में शामिल करने की किसने कहा था तुम्हें। जियांग जवाब देता फिक्र मत करो, मेरे पास दूसरा प्लान है। फू, साओ और बॉ मिलकर सूजी का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। सूजी बहुत खुश होती है, यह मेरा सबसे बेस्ट बर्थडे है। साओ कहता है कि मम्मा बहुत अच्छी हैं, आपको उन्हें कोई गिफ्ट देना चाहिए। मिस्टर फू दोनों बेटों को हक कर लेते हैं। दूसरी तरफ सूजी अपना सामान पैक कर रही होती है। मिस्टर फू सूजी को एक प्यारा सा ड्रेस गिफ्ट करते हैं। बाओ कहता है कि कल हमारे स्कूल में एक इवेंट है, आप जरूर आइएगा इसी ड्रेस को पहन के। जब सूजी वहां जा रही होती है तभी बीच में लिंग मिल जाती है उसे और उसे 2 गुंडों से बोलकर किडनैप करवा लेती है। उसका पर्स वहीं पर गिर जाता है। लिन बहुत हंस रही थी कि इस बार मेरा प्लान जरूर कामयाबी होगा और उसका फोन से मैसेज कर देती है कि मैं नहीं आ पाऊंगी, मुझे जरूरी काम है। अब रस्सी से बंधी हुई सूजी सोच रही होती कि यहाँ से कैसे निकले। दूसरी तरफ बाओ और साओ स्कूल में वेट कर रहे होते हैं। तब वहाँ लिन पहुँचती है। लिन को देखकर दोनों चौंक तो जाते हैं बच्चे, लेकिन वो जानते थे दोनों बच्चे कि इनका इरादा सही नहीं है। सभी पेरेंट्स आए होते हैं लेकिन बाओ और साओ के पेरेंट्स नहीं थे, तो मैम उसे कट कर रही थी, तभी वो आ जाती है। फ्लैशबैक में दिखता है कि सूजी कितनी मेहनत करके अपनी रस्सी काटती है और वहाँ से आने ही वाली होती है कि जियांग उसे मिल जाता है। जियांग उसे इजी जाने वहाँ से दे रहा था। इस बात से सूजी परेशान थी, लेकिन उसका इरादा तो एक फोटो क्लिक करना था जियांग के साथ। सूजी जैसे ही अंदर आती है लिन को एक जोरदार थप्पड़ देती है, क्योंकि उसकी वजह से वो आज परेशान हुई थी। ये देखकर वहाँ पर मिस्टर फू चौंक जाते हैं कि ये क्या हो रहा है। वो फोटो दिखाती है जिसमें वो जियांग के साथ थी। लिंग साबित करना चाहती थी कि सूजी जियांग के साथ थी, वो यहाँ आना ही नहीं चाहती थी। इस पर मिस्टर फू को गुस्सा तो आता है, लेकिन यहाँ चालाक बच्चे उसका अपनी मम्मी का साथ देते हुए मिस्टर फू को समझाते हैं कि वो उसकी मम्मी सच बोल रही है, यहाँ पर मिस लिंग आंटी गलत है। इससे मिस्टर फू को भी समझ आ जाता है और मिस्टर फू उसके लिए उससे माफ़ी भी मांगते हैं। लेकिन सूजी भी उनसे यह कहती है कि आप मेरे पर भरोसा किए, इसके लिए थैंक यू। अब सूजी रात में सोई होती है और मिस्टर फू उसे देखे जा रहे होते हैं। तभी मिस्टर फू बीच से कंबल हटाते हैं तो देखते हैं किताबों का लाइन लगा हुआ है। वो दीवार खड़ी की थी किताबों का, लेकिन मिस्टर फू उसे फेंक देते हैं और उसके साथ रोमांस करते हैं और साथ में नाइट स्पेंड करते हैं। सुबह होते ही सूजी उसे कुछ नशीली दवा सुंघाकर एक नोट छोड़कर वहां से निकल लेती है। बच्चों से भी मिलती है जाने से पहले, क्योंकि उसे पता था कि कहानी की मेन लीड मैं नहीं हूँ, तो यहाँ रुकना सही नहीं होगा। जाते वक्त उसे जियान मिलता है बीच रोड में, उसे परेशान करता है, लेकिन यहाँ पर सूजी उसे खूब धुलाई करती है क्योंकि ये कराटे किड जानती थी। वहीं पर मिस्टर फू पहुँच जाते हैं। उसे तो गुस्सा बहुत आ रहा था सूजी पर कि वो ऐसे कैसे घर छोड़कर आ सकती है। लिंग यहाँ वापस से पहुँच जाती है और फिर भड़काने लगती है मिस्टर फू को कि ये तो भागने वाली थी जियांग के साथ, लेकिन जियांग की हालत देखकर विश्वास करने वाली बात ही नहीं थी, क्योंकि उसकी बहुत ज़्यादा पिटाई हुई थी। यहाँ गुस्से में उठाकर मिस्टर फू से ले आते हैं। सूजी बताती है कि नॉवेल की कहानी में यही है, मेन फीमेल लीड ही मिल सकेंगे, मैं तो एक्स्ट्रा हूँ, इसीलिए मुझे जाना ही पड़ेगा। तभी मिस्टर फू बताते हैं कि मैं वो नहीं हूँ जो तुम समझ रहे हो, मैं असली मिस्टर फू नहीं हूँ। उसका तो एंड तभी हो गया था जब उसका एक्सीडेंट हुआ था, मैं तो उसका जुड़वा भाई हूँ। फिर दोनों खुशी खुशी एक साथ टाइम स्पेंड करते हैं। अब लिन के पास कोई चारा नहीं बचता तो मिस्टर फू के ग्रैंडफादर से मिलने जाती है। सुबह उठते ही मिस्टर फू अपने फ़ोन में चेक करते हैं, उसे ना ग्रैंडफादर ने बुलाया होता है और वहां जाकर वो सूजी से डिवोर्स की बात करता है।
मिस्टर फू से। मिस्टर फू तो रोने भी लगता है क्योंकि उसे कभी भी प्यार नहीं मिला था अपना ग्रैंडफादर का। सुबह उठते ही सूजी के लव बाइट देखकर बाओ पूछता है आपके नेक पर क्या हुआ है, लेकिन साओ बहुत समझदार है, वो बाओ को अपने साथ लेकर चला जाता है। मिस्टर फू अपने बचपन की तस्वीर देख रहे होते हैं। अब फैमिली डिनर चल रहा होता है, सभी बहुत ही मज़े कर रहे थे, बच्चे और सूजी भी। सूजी यहाँ पर रोमांटिक मूड में लग रही थी, तभी साओ अपने छोटे भाई को बाओ को वहाँ पर से लेकर चली जाती है और दोनों अच्छे से रोमांटिक साथ में बिताते हैं रोमांटिक पल। बाद में मिस्टर फू को कॉल आता है तो उसे जाना पड़ता है। यहाँ पर ग्रैंडफादर मिस्टर फू को दिखाते हैं कि उसकी वाइफ ने उससे डिवोर्स ले लिया है। यहाँ पर लिन साबित करना चाह रही थी कि डिवोर्स सच में मिस्टर फू को दिया गया है इसके तरफ से, सूजी के तरफ से, लेकिन बहुत ज़्यादा सूजी चौंक जाती है और पेपर देखती है। पेपर में साफ साफ लिखा हुआ था कि सूजी का ही सिग्नेचर है, लेकिन सूजी साबित करना चाहती थी कि ये मेरा सिग्नेचर नहीं है, मैं कभी भी कोई डिवोर्स एग्रीमेंट पर साइन नहीं किया था। तब जाकर मिस्टर फू को राहत आती है और वो गले लगा लेते हैं सूजी को, लेकिन यहाँ ग्रैंडफादर तो चिल्ला रहे होते हैं ये कैसे हो सकता है, तुमने ही साइन किया है, तुम्हारा ही साइन है। तब सूजी एक पेपर पर अपना साइन लिख कर देती है तो असली और नकली साइन का समझ में आ जाता है। यहाँ पर लिन उसका साइन किया हुआ था, समझ में सभी को आ जाता है कि ये लिन की प्लानिंग थी। लिन यहाँ पर कुछ कह नहीं पाती और बहाना करती है कि तुम्हारे हाथ में चोट लगी है ना, इसलिए तुम्हारा साइन चेंज हो गया है। अभी वहाँ जियांग भी पहुँच जाता है। जियांग और लिन की प्लानिंग साफ साफ सभी को समझ आ जाती है, इस वजह से दोनों को पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। मामला सब साफ हो जाता है। अब दोनों घर आ जाते हैं और दोनों रोमांटिक टाइम स्पेंड करते हैं। दोनों बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं, दोनों को घुमाने उसकी मम्मी पापा लेकर गए थे। यहाँ पर मिस्टर फू को बहुत अच्छा लग रहा होता है कि सूजी उसके बच्चों की कितनी ज़्यादा केयर करने लगी है और वो बच्चों को बोल रही थी कि ठीक से खेलना। तभी सूजी ग्रैंडफादर से मिलने जाती है, उसे समझाती है कि आपके पोते बहुत अच्छे हैं, आप उस पर विश्वास कीजिए, वो कंपनी को आगे बढ़ाएंगे, आप उसके हाथ में ही कंपनी दीजिए। फिर घर का सीन दिखाता है जहाँ पर सभी मिस्टर फू का बर्थडे प्लान कर रहे होते हैं, बच्चे और सूजी। तभी मिस्टर फू को बाहर में लिन मिलती है और लिन उससे कुछ अच्छे से बातें कर रही होती है। साओ और बाओ को लगता है कि वो आंटी कहीं ना मेरे घर में आ जाए, इसलिए एक झाड़ू और एक वाइपर लेकर बाहर खड़े थे, लेकिन लिन अपनी चाल चलती है और उसे ड्रग देकर बेहोश कर देती है। तभी वहाँ सूजी पहुँच जाती है, सभी बच्चों के साथ असिस्टेंट भी होता है और लिन को यहाँ पर धक्के मारकर बाहर निकलवा देती है। क्योंकि बहुत ज़्यादा ड्रग दिया गया था मिस्टर फू को, तो सूजी उसका साथ देते हुए उसके साथ रोमांटिक पल बिताती है। सुबह होते ही जब होश आती है मिस्टर फू को, तो वो समझ नहीं पाता कि उसके साथ हुआ क्या था। तभी मिस्टर फू को सूजी बर्थडे के लिए बताती है कि आपके बर्थडे के लिए हमने कितनी प्लानिंग की थी। दोनों बच्चे बर्थडे केक लेकर आते हैं और एक बहुत सुंदर सा पेंटिंग बनाया हुआ होता है जिसमें उसका परिवार था। दोनों प्यारे प्यारे बातें करते हैं, ये देखकर हमें भी बहुत अच्छा लगता है। साथ में केक कटिंग होती है। तभी ग्रैंडफादर आते हैं मिस्टर फू से मिलने, लेकिन मिस्टर फू थोड़ा गुस्सा दिखाते हैं। बाद में उन्हें वो बैठने को कहते हैं। कहानी यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद है ये कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू गाइज।